00। हमारी आज इस विशेष पेशकश में जो हमारे मेहमान हैं वो आप सबके चहीते हैं, आपके जाने पहचाने हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन तारुफ कराना मेरा फ़र्ज़ है। हम इनका स्वागत भी करते हैं और तारुफ भी कराते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें हम जो अभी चुनाव होने हैं हरियाणा में उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन चौधरी साहब की जो यात्रा रही है राजनीति की उसको शुरू से जानेंगे, क्योंकि आपको नाम से मंत्री के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर सभी जानते हैं, लेकिन आज आपके बचपन से लेकर और 78वां साल चल रहा है आपका, इसकी पूरी कहानी हम आज अपने कैमरा में कैद कर लेना चाहते हैं। 78 तो पूरे हो गए। पूरे हो गए हाँ। जी। देखिए, जहाँ तक मेरे जीवन की अगर आप सोचें तो आपके सवाल आ सकते हैं, आपने कब राजनीति में प्रवेश किया, आपको राजनीति का शौक कब हुआ, और कैसे आप राजनीति में परिचित हो, किस किस्म की राजनीति के आप समर्थक रहे हो, ये सारी बातें मैंने आप मानो ये सारे सवाल मैंने पूछ लिया आपसे, अब आप जवाब देना शुरू कीजिए। जी। मेरा जवाब यही है कि राजनीति मेरे लिए कोई नई नहीं। मैं रोहतक में अपनी जो शिक्षा दीक्षा वहीं ली, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया, और एक लंबे समय तक चाहे मैं कॉलेज में था, कॉलेज की भी छोड़ो, आप स्कूल में भी मुझे राजनीतिक ज्ञान था। अच्छा। और ज्ञान इतना था कि मैं समझता था कि देश की आज़ादी के बाद कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो उस समय की राजनीतिक दिशा निर्धारित करती हैं। और सही मायने में तो मैं ये कहूँगा कि भारत का जो प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई और आज तक 77-78 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक परिपक्व जनतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ बर्तानिया में 500 साढ़े 500 साल तक परिपक्व जनतंत्र के लिए समय आता रहा, हमारा समय तो मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी हमने एक ऐसी राह पकड़ ली है जिसमें जनतंत्र की जड़ें हमारे मुल्क में बहुत मजबूत हुई हैं। शुरुआत किसान आंदोलन से करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी में थे, हालांकि आप अधिकतर कांग्रेस में ही रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी आप कुछ अरसे के लिए गए, वहाँ पे मंत्री भी रहे मोदी सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उस किसान आंदोलन की फेवर में खड़े थे उनमें से आप भी एक थे, तो वो वाला जो दौर है उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी में था और मेरी सोच का ये हिस्सा था कि जो तीन कानून दिल्ली में सरकार ने बनाए हैं, केंद्रीय सरकार ने, वो किसानों के हित में नहीं है, और इसीलिए किसान आंदोलित था। और 13 महीने का जो उनका आंदोलन था, उसकी सफलता का कारण भी यही है कि जो आंदोलित किसान था उसने सोच लिया था कि इन कानूनों को अगर क्रियान्वित किया गया तो हो सकता है मैं अपने जमीन का मालिक ही न रहूं। तो इसलिए वो जम के बैठा। सरकार की ये नियति कि उठ जाएंगे, 2 महीने में उठ जाएंगे, 3 महीने में उठ जाएंगे, लेकिन उनके इरादे ये थे कि अगर हम बेजमीन हो गए तो फिर हमारी तो हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन असल में था ऐसा कुछ कानून में कि आप अपनी जमीन का जो आपका अधिकार है उससे वंचित कर दिए जाएंगे? हाँ, क्या था वो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है और कॉरपोरेट जगत ने जिस तरह कुछ प्रयास किए भी हैं, उनको कानूनी रूप देने की बात है। मेरे पास किसान भी आए
क्योंकि मेरा उनका संबंध था। छोटू, आप यानी हैरान हो गए, किसान आंदोलन में 2 ही तस्वीरें किसान लगा के चलाते थे, शहीद भगत सिंह की और छोटू राम जी की। तो कई बार उन्होंने, फिर एक समय ऐसा आया जब डायलॉग बंद हो गया, संवाद खत्म हो गया। पहले हुआ 11-12 मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ब्रेक आ गया बीच में। संवाद खत्म हुआ तो मेरे पास आए, वो कहने लगे भैया आप पार्टी में, इसमें बीजेपी में हैं और आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, आप हमारे को, हम इस बात पे आए कि एक चीज एमएसपी पे कानून बनाने के लिए अगर राजी हो जाए तो हम उठ जाएंगे। मैंने सरकार से बात की, तोमर जी उस समय कृषि मंत्री थे, एक उनकी टीम थी, उसमें 3-4 मिनिस्टर थे, कुछ एक्सपर्ट थे, कुछ अधिकारी थे कृषि मिनिस्ट्री के। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने बात की उन किसानों से, मैंने कहा वो तो मानते नहीं। तो फिर यहाँ तक बात आई कि वो कहने लगे अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक बेंचमार्क बना दे कि इससे कम नहीं, जो भी फसल है वो उससे कम नहीं बिकेगी, और मंडी के बाहर बेचे, अनाज मंडी के अंदर बेचे। ये भी एक इशू था। हम इस पे भी कोई हमारे को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन बेंचमार्क बन जाएगा और वो हर साल मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का बेंचमार्क हो, उससे ऊपर मिनिमम, मिनिमम, सॉरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और हमारे को ये स्थिति मंजूर है। चलो, आप से बढ़िया व्यक्तित्व मुझे नहीं मिल सकता जो फाइनेंस की भी जानकारी रखता हो, किसान का जो दर्द है उसकी भी जानकारी रखता हो। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा की सरकार में, और केंद्र में आप मोदी जी के मंत्री रहे हैं, और मुझे लगता है सबसे अधिक बजट वाले मंत्री आप ही रहे हैं। आपके पास जो विभाग थे, रूरल डेवलपमेंट था मेरे पास, मनरेगा आपके पास पंचायती था। राज कितने हजार करोड़ का बजट होता था आपके हाथ? कितने हजार करोड़ होते थे आपके हाथ में? 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा। और फिर मेरे को शिफ्ट कर दिया, फिर मेरे को स्टील मिनिस्ट्री दे दी जी 2 साल के बाद। वो भी बड़ी मिनिस्ट्री है, वो बड़ी है, लेकिन तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एमएसपी है, एमएसपी को लेकर लगातार किसान मांग करते हैं। हरियाणा सरकार अभी कह रही है कि हमने तो एमएसपी लागू कर दी। तो एमएसपी पे अगर सरकार फसलें खरीदने लगे तो इतना पैसा सरकार के पास होता है कि वो खरीद पाए, या ये चुनावी राजनीति के बोल हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, फिर फसलें खरीदी नहीं जाती, किसान बाहर बैठा मंडी के रोता रहता है? देखिए, बात यह है कि मैंने बात जो शुरू करी थी उसी से आप समझ जाएंगे कि जब मैंने फिर दोबारा से कमेटी के सामने, तोमर जी की कमेटी के सामने ये रखा कि अब किसान ये कह रहे हैं कि आप बेंचमार्क बना दें और वो एक स्थायी चीज़ हो जाएगी, उससे कम कोई नहीं खरीद सकेगा। तो जो लोग वहाँ बैठे थे, कुछ मेरे साथ भी गए थे, 1-2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के, मैं जिनको जानता था, और जो वहाँ सामने बैठे थे, इस बात पे जब मैंने कहा कि इस बात के लिए वो तैयार हैं, उनमें से कुछ लोगों ने एकदम रिएक्शन किया कि फिर हम क्यों खरीदेंगे, हम तो पैसा कमाने के लिए खरीदेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे। मतलब सरकार में आप बिजनेस करने के लिए आए हैं? हाँ, तो ऐसी, यानी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि क्यों किसान डटा रहा मैदान में। अब आप यानी अंदाजा लगाएं कि एक सेमिनार हुआ बंगाल में, अच्छा, सरकार का काम पैसा कमाना है या लोगों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना है, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, शिक्षा, बुनियादी ढांचा? नहीं, इसीलिए आपने 3 कानूनों के बारे में जो सोचा था ना कि इससे क्यों किसान विचलित था, तो वो बात सामने उभर के आई कि जो लोग ये इस बात से रिएक्शन ये करें कि फिर हम क्यों खरीदेंगे, मतलब हम का मतलब ये कि फिर बिजनेसमैन क्यों खरीदेगा, हम तो कम कीमत पे खरीदेंगे ताकि हम व्यापार कर सकें। और वैसे भी मैं ये बात स्पष्ट तौर पे आपको कहूँगा कि 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय से लेके और आज तक 33 साल हो गए, जो आर्थिक सुधारों का युग था, वो देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने का एक प्रयास था। एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप
कांग्रेस में रहे, पहले कितने साल 1972 से लेके? मैं 42 साल कांग्रेस में रहा, 10 साल हाँ। भारतीय जनता तो पार्टी। 42 साल के बाद आपका मोह भंग हो गया कांग्रेस से, और जब 42 साल रहे तब भी आप एक मुखर नेता रहे, आप अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलते रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलते रहे। उस मोह भंग होने का कारण क्या था? फिर 10 साल आप भाजपा में रहे और नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते जो मंत्री थे उनमें से आप एक थे। आपने खुद ही बताया 1 लाख करोड़ का तो बजट आपको दे रखा था। तो वहां से मोह भंग क्यों हो गया? आपका दिल लगता नहीं क्या कहीं पे? देखिए, कांग्रेस से मैं क्यों आया, वो एक मैं कई बार उस बात को दोहरा चुका हूँ, लेकिन वो अब उस अध्याय में जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, जो आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के आप मंत्री थे और बीजेपी में आप गए थे, वापस क्यों आए, उसमें स्पष्ट तौर पे मैंने जो व्याख्या की हाँ। किसानों की हाँ। और उन आर्थिक स्थिति की, वो एक कारण है कि मैं ये मान के चला था कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फर्क तो है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, फिलॉसफी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही हो गया। कुछ चीजें एक ही होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होगा तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब किसान की बात आई कि बेंचमार्क बना दो, तो ये रिएक्शन आया कि फिर तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोच बिल्कुल अलग थी। और जब मैंने निर्णय लिया, मैंने यही कि वैचारिक रूप से मैं भाजपा के साथ नहीं चल सकता। मैंने अंदर बैठ के भी देख लिया कि वो जो उनकी सोच है वो कमेरे वर्ग के और किसान के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये दो बड़े समुदाय हैं। 70% देश की आबादी ये हो और उसके बारे में ये हो, ये कहाँ के, यानी आप हैरान हो गए कि हम ये कहें कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। ठीक है, कोरोना के टाइम में जरूरत थी, लेकिन उसको अब कहते हैं अगले 5 साल और। तो मेरा ये मानना है कि इसका मतलब हम इतना करते रहे कि कमेरा वर्ग संघर्ष में खाना पीना तो उनका ठीक रहे, लेकिन उभरने का मौका ना मिले, उभरने के लिए ये भी एक बाधा है। और इन्हीं चीजों पे मैंने बिल्कुल ये फैसला लिया कि मैं कम से कम कांग्रेस में जाके बातों को कहने का मुझे हक तो है। बातें तो मैं वहां भी कही, वहां भी कहते थे आप। वहां भी कही। अब ये बताओ कि जब भारतीय जनता पार्टी से आप रुस्वा नजर आते थे, जब आपके बयानात आते थे, चाहे किसान आंदोलन के दौरान है, तो फिर उसमें तारीखें आती थी कि चौधरी वीरेंद्र फलानी तारीख को शायद नई पार्टी का ऐलान कर दें, लेकिन नई पार्टी का ऐलान नहीं किया, आपने कांग्रेस में वापसी की। तो कांग्रेस में जो वापसी हुई आपकी, ये सोनिया गांधी जी के थ्रू हुई, राहुल गांधी थे, या आपके कजन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका इसमें हाथ रहा? देखिए, मेरे बेटे सांसद थे हिसार से, और एक स्टैंडिंग कमेटी थी डिफेंस की, जिसमें राहुल गांधी जी और मेरे बेटे दोनों उसके 3-4 साल तक लगातार सदस्य रहे। और उनमें जो कभी विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो मेरे बेटे ने ये कहा कि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं विचारधारा के रूप में। तो राहुल जी ने कहा कि तुम वापस नहीं, वो तो क्या हुआ, मतलब वो तो लेकिन परिवार तो कांग्रेस ही था। कि आप आए और निर्णय उसने दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ये समझता था कि निर्णय लेते वक्त कम से कम प्राथमिकता बेटे को हम दें कि भाई कल हम कोई निर्णय ले लें और आप कहें कि आपने तो गलत निर्णय लिया। तो मैं इस बात से खुश था, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि विचारों की अभिव्यक्ति, आप मानो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वहां तो यानी चाहे नेता हो और चाहे कार्यकर्ता हो, जबान नहीं खोल सकते। और जब जबान नहीं खोल सकते तो फिर वहां पे चौधरी नहीं रह सकते। नहीं, प्रजातंत्र को लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान हो। मैं आपकी बात पे 100% यकीन करता हूँ। आपके बेटे एक इंटेलिजेंट
आदमी हैं, आईएएस रहे, उसके बाद सांसद बन गए, फिर आप उनको भाजपा से कांग्रेस में ले आए, सलाह दी होगी। फिर जब हिसार से ही वो सिटिंग सांसद थे, उनको टिकट नहीं दी गई, उसकी जगह जेपी जयप्रकाश को टिकट दे दी, तो वो लम्हा क्या आप पचा पाए? क्या आपको लग रहा था कि ऐसा होगा कि भाजपा से हम आएंगे कांग्रेस में और फिर सांसद के तौर पे टिकट भी नहीं मिलेगी? नहीं, लम्हा तो मेरे को पहुंचाना तो जब इस देश के मीडिया ने वो आगे आऊंगा। मुझे ट्रेजेडी किंग बोल दिया, जी जी। तो हाँ लम्हे तो हाँ बहुत पचाए हैं। हाँ। और नहीं, अभी बेटे वाले सवाल का जवाब दो। हैं? अभी बेटे वाले सवाल का। नहीं, मैं हाँ यही हाँ कह रहा हूँ ना जी हाँ कि इन चीजों का कोई, मैं नहीं, मैं तो मानता। हाँ अब आप ये कहें, 2 बार ऐसे भी मौके आए हैं हाँ कि मैं आज से हाँ 33 साल पहले चीफ मिनिस्टर बन जाता। हाँ और राजीव गांधी जी जब चुनाव प्रचार में थे तो जो रैलीज थी उनमें बोल के गए थे हाँ। कि हियर इज ए लीडर एंड आई विल गिव यू ए यंग मैन एज द लीडर ऑफ द पार्टी। इसी पे मैं आ रहा था। हैं? इसी पे आ रहा था। और ये जो 33 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मुख्यमंत्री बने आपकी जगह कौन? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कौन कौन बना दिए कि गए? जब जिस दिन वोटों की गिनती होनी थी, हाँ उससे 2 दिन पहले राजीव जी हाँ की शहीदी हो गई। हाँ और यानी जो बनाने वाले हाँ नहीं थे, तो मुझे पता था हाँ कि फिर मेरा, क्योंकि जब जिसने ये सोचा था कि ही शुड लीड, हाँ अब वही नहीं रहे, हाँ तो ये मैं इसको किस्मत तो नहीं कहता, लेकिन ये चांस है। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शॉकिंग नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए कोई और मैं इसीलिए आराम से रहता हूँ। मैंने जब मोदी जी के यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनने की बात आई, तो मुझे 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह था। मुझे 10 बजे टेलीफोन आया कि मोदी जी ने आपको चाय पे बुलाया है। मैं गया, उनसे बहुत बातें हुई और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के आया हूँ। मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मुझसे कोई ये उम्मीद ना करें कि मैं कोई उनसे भद्दी नाता भाषा तोड़ का दूंगा। इस्तेमाल हाँ करूँ या कोई और मैंने कहा 7 राज्यों की विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने टिकटों का वितरण भी किया है। और मैंने कहा महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स का 2 बार, और जहाँ कोई भी बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं दाग लगेगा काला, तो मैंने कहा मैं आज आराम से सोता हूँ। उस वक्त जब आप टिकटों का वितरण करते थे, तब लोग अटैची वगैरह लेके आते थे? मैं बता दिया ना, महाराष्ट्र में तो अटैची से तो काम नहीं चलता। अच्छा। जो देगा तो ट्रंक लेके आएगा फिर अच्छा हाँ पूरा। यानी हाँ, मैंने वो आप लेते नहीं थे? मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो मैंने कहा मैं आराम से सोता हूँ। हाँ और मैंने कहा जी, कई बार मन तो करता था हाँ फिसलने को, हाँ लेकिन मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे नाना छोटू राम जी, हाँ वो जब सामने दिखते थे तो मुझे लगता था कि मेरी बदनामी नहीं उनकी होगी। बस इसीलिए तो हम आपको प्यार करते हैं, और यही जो कारण है हमारे प्यार का। तो जो 33 साल पहले आप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को फंड जुटाने होते हैं, वो फंड आपके बस के है नहीं जुटाने। तो तो जो भी है, इसीलिए आपको लोग मजाक में इसे ट्रेजेडी किंग कह देते हैं, सीएम इन वेटिंग कह देते ये हैं। भी एक सत्यता है। हाँ लेकिन हाँ मैं जो अफसोस और खुशी की बात में कोई लंबा चौड़ा मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। और जब मैंने मोदी जी के सामने ये बात कही कि मैं सोनिया जी से मिल के आया हूँ, उनसे बात करके आया हूँ, और मैं कोई नफरत या कोई ऐसी बात मेरे दिमाग में नहीं है, और मैं उन्होंने मुझे जो विश्वास दिया, मेरे अंदर जो विश्वास प्रकट किया राजीव जी ने और सोनिया जी ने, उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। शायद हरियाणा में किसी कांग्रेस के नेता को इतना विश्वास मिला हो। और दूसरी बात, मैं आराम से सोता हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से मैंने काम किया है। छोटू राम जी की मन में मेरे ये था कि मैं तो कुछ नहीं, लोग उनकी तरफ कहेंगे। तो मोदी जी को पहली बार पता लगा कि
मैं छोटू राम जी का नाती हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। और उन्होंने हाँ। ये कहा भाई हम तो ये समझते थे आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हाँ। वर्किंग कमेटी के मेंबर, जनरल हाँ। सेक्रेटरी। हाँ। तो फिर उन्होंने एक बात कही, हाँ। वो मैं आपके सामने कहूंगा। जी। वो उन्होंने कहा मैं 4-5 साल तक पंजाब हरियाणा का हम्म। इंचार्ज रहा हूँ, अपनी जी। पार्टी का हाँ। हाँ। काम देखता था। हाँ। और जब हम मुख्यालय से चलते थे प्रवास के लिए, हाँ। हाँ। तो उनसे पूछते थे, हाँ। हमारे बड़े नेताओं से, हाँ। कि मैं हरियाणा पंजाब में प्रवास के लिए जा रहा हूँ, हाँ। बोलिए कोई आपका आदेश। हाँ। तो वो यही कहते थे हम्म। कि भाई हम्म। आप गांव में, पंजाब का हो हरियाणा का हो, कोई भाषण कर रहे हैं, कोई हम्म। वार्तालाप कर रहे हैं, हम्म। तो 2-3 बार छोटू राम जी का सर नाम छोटू जरूर ले राम का, देना। सर छोटू राम हाँ। का बोलना है, छोटू राम से तो बुरा मान जाते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, छोटू राम जी का हाँ। नाम जरूर ले देना। हाँ। हाँ। तो यानी मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जो एक आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम्म। ग्रीन रेवोल्यूशन सफल पंजाब में क्यों हुआ, हम्म। हरियाणा में क्यों ग्रीन हुआ? रेवोल्यूशन पे मैं आपको फिर लेके आऊंगा। अभी हम उस पे चल रहे हैं कि 33 साल से सीएम इन वेटिंग के तौर पे मैं आपको देख रहा हूँ। इसीलिए जो आपके यार दोस्त हैं मेरे जैसे, जो आपके साथ मजाक करने की भी छूट ले लेते हैं, वो आपको ट्रेजेडी किंग भी कह देते हैं। अब हरियाणा में चुनाव होने वाला है, टिकटों के आवंटन की माथापच्ची वाला दौर है। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके लिए पार्टी ने कोई चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है। कोई कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, कोई कहते हैं शैलजा कुमारी बन जाएगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला आपके क्या लगते हैं? मेरे मामा के, मामा के बेटे मेरे हैं। फादर की हाँ। फर्स्ट जो मैरिज हुई थी, हाँ। वो उनकी बुआ, यानी हाँ। समझो हाँ। रणदीप की, हाँ। और उनकी डेथ हो गई थी बहुत पहले ही। फिर छोटू राम जी की बेटी मेरी माँ, हम्म। वो मेरे फादर की और दूसरी भूपेंद्र शादी। सिंह हुड्डा की आप हुड बुआ के बेटे हो? हाँ, हाँ। वो मेरी बुआ के बेटे हैं। वो आपकी हाँ। बुआ के बेटे हैं, तो यानी परिवार ही है पूरा। हाँ। तो कहीं ऐसा लगता है कि इस बार, जैसे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा है, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, हवा आपको भी दिखाई दे रही है थोड़ी कांग्रेस की? मेरे को तो, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसी हवा हाँ। असेंबली के इलेक्शन में हाँ। हरियाणा में हाँ। कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं दिखी। कभी नहीं दिखे। लेकिन ये जो हवा में अलग अलग गुट खड़े हुए हैं, एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, एक शैलजा का है, एक रणदीप सुरजेवाला का है, किरण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में चलेगी, और भी बड़े नेता हैं, कुलदीप शर्मा हैं, करण दलाल हैं। इनका भी अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी लड़ाई है। तो वैसे में बाजी जो है वो, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार जहां तक मुझे जानकारी है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार लॉटरी खुल जाए और 33 साल वाला जो इंतजार है वो पूरा हो जाए। नहीं नहीं, मैं बता दिया ना आपको, मैं राजनीति में अब मेरा एक ही ध्येय है कि मेरी जो सोच है हम्म। उसको कहीं ना कहीं मैं हरियाणा की अ, जो स्क्रीन है, जो कैनवस है, हम्म। उस पर देख सकूं। और देख सकने का मतलब यही है कि कांग्रेस के माध्यम से मैं सोचता हूं कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस, अब फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, कांग्रेस का जो एक सोच है, वो कहीं ना कहीं इंसान के मन में आता है कि भाई हम अपनी बात कह सकते हैं। इस बार जो आपकी वापसी हुई, वो जो मैंने सवाल पूछा था रह गया उसका जवाब, वो कहाँ से हुई? सोनिया गांधी जी के यहाँ से हुई? नहीं, मैं बताया ना, मेरे बेटे ने हाँ। राहुल जी से जो मुलाकातें उनका एक हाँ। होता था, उसमें ये बात निर्णायक हो गई हाँ। कि उसने फैसला ले लिया कि मैं पार्टी छोड़ के, और वो तो उन्होंने छोड़ी, और वो अब इंडिपेंडेंट अपने आप में एक व्यक्तित्व है। आपके पुत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको भी कोई ऐसा लुभावना या लोभ दिया गया कि अगर आप भी कांग्रेस में आ जाएंगे नहीं तो नहीं इस तरीके का नहीं कोई नहीं पद वगैरह, नहीं या नहीं, अब बेटे पे ही ध्यान है मैं आपका तो भी? खुद छोड़ना चाहता था। बल्कि छोड़ना क्या, जब मैं किसान आंदोलन में, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां जो रेसलर, कुश्ती में जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, इन बातों पे मैं खुल के बोला था। और मैं तो खुद चाहता था कि
खुल के बोलने से मैंने कहा ये मेरे को एक्सपेल ही कर दें। हाँ, अच्छा। तो भाजपा ने वो तो किया नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन मैं समय जरूर देख रहा था। आपकी जैसी मतलब भोलपन या साफ गोई बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है कि चलो एक्सपेल ही कर दो कि मुझ पे ये दाग ना लगे, मैं पार्टी छोड़ के गया। अभी हमारी एक क्रांतिकारी अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, काफ़ी फिल्में आपने देखी होंगी, सांसद हैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, प्रतिभा सिंह को हरा के आई हैं। उनके जो लगातार जो बयानात आ रहे हैं काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया, आपने भी पढ़ा सुना होगा कि वहाँ पे बलात्कार हो रहे थे, वहाँ पे जो लाशें हैं वो टंगी हुई थी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसकी सपोर्टिंग में जो हैं कई खबरें भी वायरल की जा रही हैं कि निहंगों ने कुछ देखो जी, एक व्यक्ति का हाथ काट दिया था, रेप की खबरें भी वहाँ से आई अब थी। कंगना जी को कहाँ से ये सूद मिली हुँ, कि वो इस किस्म की बात करें, हुँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत संतुष्टि होती है कि हमने अच्छे लोगों को मैदान में उतारा। हुँ, और उसका प्रत्यक्ष ये प्रमाण है हुँ, कि आपने मैदान में कैंडिडेट उतार दिए। बीजेपी का कैंडिडेट बोलता है हुँ, कि 400 पार करा दो, हम देश के संविधान की नई रचना करेंगे। हुँ, तो ये चीजें जो हैं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश इन चीजों को पसंद नहीं करता। हुँ, कंगना जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए इतनी भद्दी बात करे। अगर वो एमपी नहीं होती तो शायद वो सोचती। तो इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि वो कंगना कोई पहली बार ऐसे नहीं है कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। उनका तो जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर वालों ने बैन कर दिया था। लेकिन हाँ, लेकिन अब तो सांसद हैं ना नहीं, वो। मैं यही कह रहा हूं हाँ, कि वो संयम, पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने एक सीखा है हुँ, कि पेशेंस, संयम बहुत बड़ी चीज है। संयम से आप रहोगे तो लोगों में आप अच्छी चर्चा में रहोगे कि वो बढ़िया आदमी है, सच्ची बात कहता है, झूठ का कभी सहारा नहीं लेता और कभी गलत लोगों का साथ नहीं देता, और हकों की लड़ाई लड़ने वालों की भी हकों के उसके निष्कर्ष में अगर ठीक बात है तो उसके हक में भी बोलता है, और अगर निष्कर्ष में ठीक नहीं लगती तो अपनी व्याख्या खुद करता है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसान आंदोलित हैं तो उनको कहो, अब क्या कहूँ मैं आपके सामने। और फिर एक एक लेडी, हुँ, और वो भी सेलिब्रिटी, हुँ, और वो भी उत्तरी भारत की। हुँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उत्तरी भारत में रेवोल्यूशन, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन है, इस देश को अन्नदाता आज हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों को खाने के लिए अन्न देता है, तो वो उनकी बेटी है, उसको नहीं बोलना चाहिए। और इससे कोई उसको कोई फायदा नहीं होगा लोगों में, बल्कि एक सेलिब्रिटी का अच्छा, अगर वो बोलती, संघर्ष की बात करती, तो लोग कहते हैं हाँ ये जानकार है। अब लोग ये कहेंगे कि इसको सिखाओ, ये बातें ऐसे नहीं होती जैसे तुम कर रही हो। जी। चलिए अब आखिर में मैं ये पूछता हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि इस बार कांग्रेस की ऐसी हवा है जो पहले कभी विधानसभा में रही नहीं। तो इस वक़्त जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में आप 10 साल रह के आए हैं, उनकी क्या स्थिति है? और क्या लगता है इस बार जब रिज़ल्ट आएँगे तो क्या आंकड़े उनके रह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी जो स्थिति बनी है उनकी, वो खुद जिम्मेदार है। 10 साल सत्ता में रह के आप अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सके, आप अपने लीडर्स को एस्टेब्लिश नहीं कर सके कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हमारा जो एमएलए है, या एमएलए नहीं था, बिहार भी गया हो, उसको एक जगह लोगों के मन में बनाने का तभी मौका मिलेगा ना, जब सरकार उसके इशारे से काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता की भी यही हालत है कि मैं 30 साल से बीजेपी में हूँ, और बीजेपी के लिए मैं वोट मांगता हूँ, संघर्ष करता हूँ, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं, प्रशासन में मेरे को कोई जानता नहीं, किसी के काम थाने में, पुलिस के
कोई तहसील में, कोई वीडियो के मेरे कहने से कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इस किस्म के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरुत्साहित है। इनेलो की क्या स्थिति है? इनेलो हो, जेजेपी हो, इनका तो जीरो स्कोर है, जीरो स्कोर। जीरो। और किसी क्यों इनका जीरो क्यों है? हैं? जीरो क्यों है? चलो जेजेपी से तो थोड़े नाराज होंगे लोग कि वो भाजपा के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बना ली थी, किसान आंदोलन में नहीं बोले, गलती भी अपनी मान रहे हैं वो लोग। इनेलो के अभय चौटाला तो खड़े रहे साथ में, इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, फिर दोबारा से चुनाव लड़ा। राजपूत जी, आपकी बात में आपने नाराजगी की बात बताई। नाराज नहीं है लोग जेजेपी से, नफरत, हेट्रेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। आप लोगों को ये कहते हो कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक देंगे, जमुना पार करा देंगे, और 24 घंटे में वहां जाके बैठ गया। आज के दिन वोटर जो उनको वोट देने वाला ना, वो एक भी इस बात से ये कहता कि हमारे साथ जितना बड़ा यानी धोखा हुआ है, धोखा तो मैं तो क्या कहूँ कि जितना बड़ा घातक इन्होंने काम किया है, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। और ये देख लेना परिणाम अभी देख लिए होंगे आपने, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 10 के 10 कैंडिडेटों को 1% से कम वोट मिली है। तो ऐसी पार्टी से लोगों को नफरत है, ना कि नाराजगी। नाराजगी हो तो लोग ठीक भी हो सकते। इनेलो का भी, इनेलो और बीएसपी का जो समझौता है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि अलायंस के तौर पे शायद कुछ हमारी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन वोटर इस बात के लिए तैयार नहीं है। वोटर तो इस बात के लिए तैयार है, मेरा अपना आकलन है कि 70% जो वोटर है हरियाणा का, वो भाजपा से नाराज है। और कांग्रेस कितना लेगी, ये कांग्रेस के प्रयास और कांग्रेस के नेताओं का चुनावी मैदान में अपने साथियों। आम आदमी पार्टी भी अपना पदार्पण तो किया उन्होंने हरियाणा की राजनीति में, लेकिन अभी अपनी पकड़ नहीं बना सके। पर कांग्रेस को हराने के लिए तो भाजपा की, इनेलो की, जजपा की, आम आदमी पार्टी की जरूरत होती नहीं। कांग्रेस ही तो खुद एक दूसरे को हराते हैं, क्योंकि पिछला जो 10 सीटें लेके आए थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेसी भी सारे खुश थे। अशोक तंवर हार जाता था तो शैलजा कुमारी खुश हो जाती थी, दीपेंद्र हुड्डा हार गया तो रणदीप सुरजेवाला जी खुश हो गए। तो ये तो खुद ही हराते हो आप एक दूसरे को। आप 2019 के इलेक्शन की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते। मैं 2019 की 2019 का जो इलेक्शन है ना, हाँ, वो देश और देश को कौन बचाए, ये 2 चीजों पे था। अच्छा, कि देश प्रेम। खुशी तो होती है, मतलब जो गुटबाजी में सर कंपटीशन आपका पार्टी के अंदर ज्यादा है, पार्टी के बाहर ज्यादा कम है, इस चीज से आप सहमत हैं? नहीं है? आप माने मेरी बात। हाँ। कि कांग्रेस आज 5 सीटें जीती है कांग्रेस लोकसभा की, और आपको भी इस बात सहमति देंगे आप कि लोगों ने चुनाव लड़ा। लोगों ने लड़ा। हाँ, लोग मैदान में लोगों ने ही लड़ा। हाँ, तो आज भी वही पार्टी तो संगठन था ही नहीं। आज भी वही परिस्थिति है कि हरियाणा का वोटर जनता, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करने के लिए एक ही उनको रास्ता नजर आता है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का दब के समर्थन कर रहा है। और मैं ये आपको जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, इन पे भी आप देख लेना कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लिए। नहीं, रिकॉर्ड तो कर लिया, बाद में जब संभालोगे। आखिरी सवाल ईमानदार सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। जो मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत है वो मन में अभी जिंदा है? क्योंकि भगवान भी वही चीज देता है जो आप मांगते हो, या बिल्कुल खत्म हो गई है? देखिए, चाहत की बात नहीं होती। बात यह है कि मैंने एक युग दिया, एक युग में मैं 52 साल राजनीतिक जीवन, और वो भी ये नहीं कि आप कह सकते कि बिल्कुल मेरा अच्छा समय नहीं था, बहुत अच्छा समय भी था, खराब भी समय था। लेकिन अब मैं
राजनीतिक तौर पे मैंने कहा है कि मैं चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लूँगा। मैं हरियाणा को एक नई रोशनी, एक नया रास्ता, एक नई दिशा, मेरे मन में ऐसे ख़्यालात हैं, वो हो सकता है नई पीढ़ी के माध्यम से मैं उन तो ख़्यालात जैसे को भारतीय आगे जनता पार्टी में वो जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको एक क्या बना देते हैं? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक। हाँ। तो आप कांग्रेस में मार्गदर्शक बन नहीं, के रहेंगे? मार्गदर्शक नहीं, मैं हाँ, कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूँगा अच्छा। और सही बात बोलता भी रहूँगा हाँ, और जहाँ मुझे ये लगेगा कि मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत है इन कामों को करने के लिए, हाँ, तो मैं पार्टी के माध्यम से उन कामों को करने के लिए भी प्रयत्नशील रहूँगा। आज भी मैं पिछले, हालाँकि मेरे को 3-4 महीने हुए हैं कांग्रेस में आए, मैंने 3 बार जो घोषणा पत्र हमारा तैयार होगा, उसमें मैंने खुद जो चेयरपर्सन हैं गीता बुक्कल जी, उनको कहा कि भाई आप मेरे से बैठ के बात करें, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घोषणा पत्र का हिस्सा बना सकती हैं और एक नई सोच का वो है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप, तो कोई माध्यम सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होता और मतलब मुख्यमंत्री पार्टी के लिए काम करेंगे आप, संगठन के लिए पार्टी काम के लिए करेंगे, करेंगे हरियाणा के लिए काम करेंगे। और समाज के लिए करेंगे। और जैसे मैंने आपको बार-बार ये बात कही कि कमेरा वर्ग और इस देश की खेती किसान, ये 70% आबादी आज भी अगर संपन्नता का युग जिसको हम बोलते हैं, जो यानी 1991 के युग में शुरू हुए, आज भारत एक बड़ी इकोनॉमी बना है, तो इसका लाभ अगर किसान और गरीब को नहीं जाएगा, खेती करने वाले को और कमेरे को नहीं जाएगा, तो उस लाभ का कोई फायदा नहीं। और यही संघर्ष होगा, आप देखना। मैं ये कहता हूं कि आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं ये कहता हूं कि एमएसपी भी जो है वो फर्स्ट वैल्यू एडिशन के आधार पे होनी चाहिए। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं का फर्स्ट वैल्यू एडिशन है मैदा बनाना। अब मैदा बनाने का तो 70 रुपये क्विंटल, नहीं ये किलो, और किसान को मिलता है 22 रुपये। यानी 22 और 70 में जो बीच अंतर में है, जो अंतर है उसको भरा जाए। उसको अगर आप ठीक एक लेवल बना के रखें, तो जो दी वेल्थ विच इज जनरेटेड बाय द efforts of the peasantry of this country, it should also go to the farmers। यानी ये नहीं है कि वो, और इसीलिए मैंने प्लेटो की बात करी कि 2100 रुपये भाव है गेहूं का, 2250 कर दो, उससे नहीं होगा। लेट देयर बी ए क्वांटम जंप फॉर दी। ताकि उनकी आर्थिक हाँ वाकई उनकी आय दुगनी हो सके। हाँ हाँ। चलिए, आप जो देश के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए, किसान के लिए, हरियाणा के लिए सोचते हैं, वो सारी जो आपकी अच्छी सोच है वो ज़मीन पे उतरे, हम यही दुआ करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, हमारे सवालात का आपने सामना किया। इंडिया न्यूज़ के परिवार की ओर से, आईटीवी परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। भविष्य में भी आपको ऐसे बुलाते रहेंगे और आपसे नई पुरानी बातें पूछते रहेंगे। तो चौधरी साहब को आपने सुना और जनता से जुड़े हर उस सवाल को हमने इनके समक्ष रखा जो भी हमारे जहन में आए। उम्मीद है कि इन्होंने हमारे सभी सवालात का पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से जवाब दिया होगा। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, अब लगातार जनता के साथ जुड़े रहें और आगे भी जुड़े रहेंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, अब इनका ये मानना है। बहरहाल इस खास पेशकश को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।